अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम कमाल। आज का ये जो वीडियो हमारा दरअसल जो इससे पहले की हिजामा के ऊपर हमारा वीडियो था उसी का एक कंटिन्यूएशन है या उसका सेकंड पार्ट है जो ख़ास तौर पर हिजामा के पर ही बेस्ड है। और इसके अंदर हमने बिलखुसूस हिजामा के ताल्लुक़ से जो लोगों के सवालात हैं या जो लोगों के दिलों में एक डाउट्स हैं या जो उनके क्वेश्चनर हैं, ख़ास तौर पर जब वो हमारे मतलब के अंदर आते हैं या इसी तरीके से बहुत सारे तलबा इसके ताल्लुक़ से बहुत सारे सवाल करते हैं। दरअसल ये उन्हीं क्वेश्चंस पर और उन्हीं के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसका एक प्रॉपर आंसर हो सकता है, ये उसी पर बेस्ड है। तो इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि अगर आपके भी जहन में किसी तरीके का कोई डाउट है तो मुमकिन है कि वो चीज़ क्लियर हो सके। साथ ही साथ अपने उन साथियों से भी गुजारिश है जो कि हमारे चैनल पर नए हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि एक अच्छी मालूमात लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, हिजामा के ताल्लुक़ से लोगों के जहनों में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल यानी जब पेशेंट को हम लोग हिजामा के लिए एडवाइस करते हैं किसी ख़ास ज़रूरत के तहत, तो ऐसी सूरत पे जो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के जहनों में जो सवाल होता है कि हिजामा होता क्या है, यानी हिजामा किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर ये जानना है कि हिजामा किसे कहते हैं तो टेक्निकली अगर मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन करूँ तो हिजामा एक सर्जिकल प्रोसीजर है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर हम कह सकते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए या मुख्तलिफ़ किस्म के आलात को हमारे जिस्म की सतहों पर, यानी जो हमारे स्किन्स हैं उनके जिस्म के मुख्तलिफ़ पार्ट्स पर इन आलात को, जैसे मान लिया आजकल ये कप्स हैं, तो इनको अप्लाई किया जाता है और वहाँ पर सक्शन क्रिएट करके वहाँ से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड या इसी तरीके से जो गालिब मादा होता है या जिन मादों का गलबा होता है उनको हम निकालने की या उनको तरक्या करने की कोशिश करते हैं। तो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें ख़ास किस्म के आलात को जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर अप्लाई किया जाता है और फिर वहाँ पर कट लगा करके और वहाँ से खून को सक किया जाता है और खून के साथ साथ दूसरे मादे भी उसके साथ खारिज होते हैं। तो इस प्रोसीजर का नाम दरअसल हिजामा है और इसे ही हम हिजामा के नाम से या वेट कपिंग थेरेपी के नाम से जानते हैं। आमतौर पर जब हिजामा कहा जाता है तो उससे वेट कपिंग थेरेपी ही मुराद होती है। इसी तरीके से दूसरा जो सवाल किया जाता है कि क्या हिजामा करवाते वक्त या हिजामा के दौरान दर्द का एहसास होता है कि नहीं। दोस्तों, जहाँ तक बात दर्द की, तो हिजामा करवाते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास नहीं होता है, यानी अगर इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है कि आदमी उसको बेयर ना कर सके, बल्कि बहुत मामूली दर्द का एहसास होता है। बल्कि मैं ये कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि दरअसल जो दर्द का एहसास है ये हर इंडिविजुअल के पेन थ्रेशोल्ड पर डिपेंड करता है। अगर किसी का पेन थ्रेशोल्ड लेवल काफ़ी लो है तो उसको दर्द का एहसास कम होता है, किसी का पेन थ्रेशोल्ड लेवल ज़्यादा है तो उसको दर्द का एहसास थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास नहीं होता है, बल्कि बहुत मुख्तसर या बहुत ही हल्का सा दर्द का एहसास होता है जो थोड़ी देर के लिए कट करते वक्त ही होता है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हिजामा आजकल हर एज ग्रुप के लोग और हर जगहों पर बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है, क्योंकि इसको आसानी के साथ एक माइनर या लाइट पेन के साथ आसानी के साथ इसको करवाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो एक हिजामा के ताल्लुक़ से जो सवाल किया जाता है कि हिजामा करवाते वक्त कितना वक्त लगता है या हिजामा के लिए कितना वक्त दरकार होता है, कितने टाइम इसके अंदर सर्फ होता है या खर्च होता है। दोस्तों, हिजामा करवाते वक्त कितना टाइम लगता है ये दरअसल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका जो हिजामा करने वाला फिजिशियन है वो कितना ज़्यादा एक्सपर्टाइज है, वो कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है, और दूसरा कितने कप्स आप पे अप्लाई किए जा रहे हैं। उम्मन जो एक बात कही जा सकती है ऑन एन एवरेज, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट का वक्त इसके अंदर दरकार होता है, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है मोस्टली। कुछ सूरतों में थोड़ा ज़्यादा, कुछ सूरतों में थोड़ा कम भी हो सकता है, बट मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि 20 से 30 मिनट का वक्त इसके लिए काफ़ी होता है। इसके अलावा एक सवाल किया जाता है कि हिजामा कितनी सिटिंग की ज़रूरत होती है हिजामा के लिए। जहाँ तक बात इस सवाल की कि कितनी सिटिंग की ज़रूरत होती है, ये कोई ऐसा सवाल या कोई इसका ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता है कि मैं कोई फ़िक्स कर दूँ कि हर आदमी के लिए हिजामा के लिए इतनी सिटिंग ही करना ज़रूरी होता है, बल्कि ये आपके फिजिशियन पे डिपेंड करता है। यानी हिजामा करने वाला जो आपका डॉक्टर है वो मर्ज़ की नौइयत को देखते हुए, मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए इस चीज़ को डिसाइड करता है कि यहाँ पर कितनी सिटिंग की ज़रूरत होती है। आम तौर पर जैसा कि आजकल एक चलन है कि लोग सुन्ना पॉइंट ऑफ व्यू से हिजामा ज़्यादा करवाते हैं, या डिटॉक्सिफिकेशन या प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या इलाज तदबीर के तौर पर इसको हम कह सकते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर के तौर पर लोग हिजामा ज़्यादा करवाना प्रेफर करते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई हिजामा करवाना चाहता है या सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई हिजामा करवाना चाहता है
तो उसके लिए साल में 2 से 3 बार हिजामा करवाना मेरे हिसाब से ये काफ़ी होता है। इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर महीने हिजामा करवाते हैं या हर महीने वो हिजामा को प्रेफर करते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिशनर भी हैं हिजामा के जो हर किसी को इंडिकेट करते हैं कि नहीं हर महीना हिजामा करवाना चाहिए। हालांकि तिब्बी एतबार से अगर देखें और हम जालिनूस और इसी तरीके से दूसरे बड़े बड़े हुक्मा के अगर कॉल पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि हिजामा करवाने के लिए अतिब्बा ने हर महीने की जो एक आदत होती है उसको मना किया और उसको नापसंद किया है। और उसकी वजह ये बताई क्योंकि अगर कोई बहुत फ्रीक्वेंट हिजामा करवाता है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कहीं ना कहीं अरवाह का लॉस होता है। तो धीरे धीरे करके क़ुव्वत के अंदर ज़ौफ़ लाहिक हो सकता है और साथ ही साथ जिस ऑर्गन पे आप बार बार रिपीटेड हिजामा करते हैं तो उसके अंदर भी ज़ौफ़ लाहिक होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए अगर कोई हिजामा करवाना चाहता है प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर वो साल में 2 से 3 बार ही हिजामा करवाएं, यही उसके लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा जो एक और भी सवाल किया जाता है कि हिजामा के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा कि हिजामा चूँकि एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत डेंजरस कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बल्कि बहुत मामूली साइड इफ़ेक्ट कभी कभी देखने को मिलते हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट इतने हल्के होते हैं, ये इतने कम होते हैं कि इसको उमूमन आसानी के साथ अगर फिजिशियन है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आसानी के साथ उनको मैनेज किया जा सकता है। ख़ास तौर पर हिजामा के दौरान जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं उसमें एक तो लाइट हेडेड फील करता है इंसान, नाज़िया यानी उल्टी का एहसास हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी गशी या सिंकोप या जिसको हम फेंटिंग कह सकते हैं, यानी आदमी चंद वक्त के लिए उस पर बेहोशी का गलबा तारी हो जाता है। तो ये मुख्तसर किस्म के या बहुत छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कभी कभार देखने को मिलते हैं, जिनको बहुत आसानी के साथ यानी विद इन मिनट इसको आसानी के साथ मैनेज किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा जो एक सवाल किया जाता है कि हिजामा के निशानात कितने दिनों तक बाकी रहते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम हिजामा के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो कप्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक रिंग की शक्ल में जो हमारे स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है, यानी ब्लैक या इसी तरीके से पिंक कलर में या डार्क पिंक कलर में या ब्लैकिश कलर में चेंज हो जाता है। ये निशानात या इसी तरीके से जो कट के निशानात हैं ये उमूमन इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उमूमन ये कहा जा सकता है कि मैक्सिमम 5 to 7 डेज़ के अंदर ये निशानात बिल्कुल रिजॉल्व हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभार किसी के अंदर 10 डेज़ तक भी होता है, लेकिन उमूमन 5 to 7 डेज़ इन निशानों के जाने के लिए काफ़ी होते हैं। इसके अलावा जो हिजामा के ताल्लुक से एक और भी सवाल किया जाता है, क्या हेल्दी आदमी या जो सेहतमंद आदमी है वो हिजामा करवा सकता है कि नहीं। बिल्कुल करवा सकता है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आजकल का चूँकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ये काफ़ी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है और हम फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, यानी ज़्यादातर लोग फिज़िकली इनएक्टिव होते हैं। इसीलिए जो हमारे जिस्म का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है और नतीजतन होता यह है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे गैर तबई मादों का इस्तेमाल होने लगता है, यानी जिसको हम टॉक्सिन्स कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा होते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में प्रिवेंटिव तौर पर यानी तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर या तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर के तौर पर हिजामा करवाना फ़ायदेमंद साबित होता है और करवाना चाहिए। तो इसलिए सेहतमंद आदमी भी हिजामा करवा सकता है, उसके में इसके अंदर कोई भी मुज़ायका नहीं है। प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हिजामा करवाना चाहिए और किया जाना चाहिए अगर मरीज़ की कंडीशन और मरीज़ की एज जो अतिब्बा ने बता रखी हैं उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अगर किया जाए तो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो इसके ताल्लुक़ से किया जाता है कि क्या शुगर का मरीज़ हिजामा करवा सकता है कि नहीं। देखिए, जहाँ तक बात शुगर के मरीज़ की, तो इसके अंदर आपको देखना होगा कि मरीज़ का शुगर कितना रहता है, यानी जिस वक्त आप हिजामा कर रहे हैं उस वक्त मरीज़ का शुगर कितना है, उसका शुगर लेवल कितना है। उम्र अगर शुगर लेवल बहुत हाई है, यानी 400 या 500 600 अगर शुगर लेवल उसका जा रहा है तो उम्र ऐसी सूरत में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर उससे कम शुगर लेवल है और मरीज़ की कंडीशन इस बात की इजाज़त देती है तो आप ऐसी सूरत में उसका हिजामा कर सकते हैं। 12 हमारे पास मरीज़ आते हैं, 1000 से ज़्यादा हमने शुगर के मरीज़ों का हिजामा किया होगा, लेकिन मैंने कभी भी इस तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा। जैसा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसे लोगों में हो सकता है हीलिंग ना हो या शुगर के मरीज़ों में हीलिंग कैसे होती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि चूँकि इसके अंदर बहुत डीप कट नहीं होता है बल्कि बहुत ही लाइट कट स्किन के ऊपर लगाया जाता है, तो इसलिए हीलिंग की अभी तक कोई इस तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने नहीं आया है। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा डीप कट लगाता है या वो मेडिकल की बारीकियों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है तो हो सकता है वहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो, बट उमूमन जो कट लगाया जाता है उसके नतीजे में कोई भी किस्म का कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होता है। तो इसलिए शुगर का मरीज़ भी आसानी के साथ हिजामा करवा सकता है। इसके लिए एक और भी सवाल इस ताल्लुक़ से किया जाता है
کہ حجامہ کے لیے کیا بلڈ انویسٹیگیشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں۔ دیکھیے آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ حجامہ کروانے سے پہلے کچھ چیزوں کے بارے میں معلومات کر لیا جائے، خاص طور پر جب آپ کے پاس مریض آئیں تو ان سے بہت سارے کویشچن کرنا چاہیے آپ کو کہ وہ بلڈ تھنر وغیرہ استعمال کر رہا ہے کہ نہیں، یا اسی طریقے سے مریض کے اندر کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈرس ہیں کہ نہیں، یا بی ٹی سی ٹی عام طور پر یا جو ہیموگلوبن لیول ہے، یہ ساری چیزیں اگر چیک کروا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن عام طور پر پریکٹیکلی ایسا کم ہوتا ہے، بلکہ آدمی مریض کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آدمی حجامہ کر دیتا ہے۔ بہرحال کروانا زیادہ مناسب ہے، اگر کروا لیں تو یہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ حجامہ کے تعلق سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حجامہ کے لیے کون سی تاریخ زیادہ بہتر ہے۔ دوستوں اس پر میں آگے ایک ویڈیو پورا اپلوڈ کروں گا کہ کون سی تاریخ اور کون سے دن زیادہ بہتر ہے، لیکن یہاں پر میں یہ چیز بتا دوں کہ حجامہ کرنے کے لیے جیسے سنت نبوی سے بھی اور اسی طریقے سے یونانی کے اطباء نے بھی چاند کی تاریخ میں، خاص طور پر جب چاند اپنے مکمل حجم کو پہنچ جاتا ہے یعنی 15ویں تاریخ کے بعد یونانی اطباء نے حجامہ کروانے کو بہتر تصور کیا ہے، بہتر مانا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، غالباً اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کرواتا ہے تو اس کو ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ان تاریخوں کے اندر کوئی حجامہ کرواتا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجامہ اگر ان تاریخوں کے اندر کروایا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ باقی کسی دن بھی حجامہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی تاریخ کو حجامہ کیا جا سکتا ہے، جیسے ضرورت مطالبہ کرتی ہے اسی طریقے سے حجامہ کو پرفارم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی خاص سوال کیا جاتا ہے کہ کیا حجامہ کسی بھی آدمی سے کروایا جا سکتا ہے۔ دوستوں جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حجامہ کروانے کے لیے نہ صرف ڈاکٹر بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہیں سے حجامہ سیکھ کر کے آتے ہیں اور ان لوگوں پر حجامہ کرتے ہیں۔ تو کیا حجامہ کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ناظرین جیسا یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے، میں تو صرف یہی کہوں گا چونکہ میں ایک فزیشین ہونے کے ناطے، چونکہ ایک سرجیکل پروسیجر ہے، ایک میڈیکل پروسیجر ہے، اس لیے آپ کو حجامہ کے لیے ہمیشہ ایک میڈیکل بیک گراؤنڈ جو ڈاکٹرز ہیں یا جو میڈیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹرز ہیں، انہیں کو پریفر کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نہ کرے اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشن تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ مائنر کمپلیکیشنز بھی میجر کمپلیکیشنز کے اندر بدل سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمیشہ اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ جب بھی آپ حجامہ کروائیں تو کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے، کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر سے ہی حجامہ کروائیں۔ اور اس کے لیے بہت زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بس یہاں پر سمپل ایک کٹ ہی لگانا ہوتا ہے، حالانکہ اگر اس کی باریکیوں پہ جائیں گے اور اگر اس کے جو میڈیکل اس کا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے حجامہ کرنے کی، ان چیزوں پر اگر جائیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جتنا دیکھنے میں لگتا ہے۔ تو اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ حجامہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ آپ کسی میڈیکل پروفیشنل کے جو لوگ ہیں آپ انہیں کو سلیکٹ کریں، اور جو خاص طور پر اس فیلڈ کے اندر مہارت رکھتے ہیں آپ ان کو سلیکٹ کریں۔ تو دوستوں حجامہ کے تعلق سے یہ کچھ کوئریز تھے لوگوں کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور ان کا کیا پراپر آنسر ہو سکتا ہے یا کیا پراپر جواب ہو سکتا ہے، اس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے دینے کی کوشش کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہوگا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔